हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। बेसिकली जो है इसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, दूसरा हम पीरियोडिक टेबल जो है उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, तीसरा एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम और एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो एटम आपने पढ़ा हुआ है, पहले 9th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि एटम क्या होता है। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ठीक है, जो एटोमियो वर्ड है उसका मतलब ही होता है अनडिविजिबल। एटम जो वर्ड है वो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने दिया था, और डिस्कवरी ऑफ एटम की अगर बात की जाए तो डाल्टन ने डिस्कवरी की थी। और इंडियन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब बताया जाता है तो कहा जाता है कि महर्षि कनाद ने एटम की सबसे पहले खोज करी थी, उन्होंने नाम दिया था परमाणु। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर हम देखते हैं, सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखो क्या कहती है कि इन 1808 जॉन डाल्टन गेव ए थ्योरी टू एक्सप्लेन एटम। एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी, और जो ये थ्योरी थी ना, ये बेस थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये 5 टाइप से होते हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये सब हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। और इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो देखो वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक सब्सटेंस स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको एटम कहा जाता है। और एक एलिमेंट की सभी एटम जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, कहने का मतलब उनका मास भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, केमिकल प्रोपोर्शन या केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो भी सेम होती हैं। एटम डिफरेंट एलिमेंट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट होंगे, उनका मास डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। उनका जो केमिकल प्रोपोर्शन है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है ना वो मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंपल प्रोपोर्शन बनाने के लिए, सिंपल प्रोपोर्शन में वो मिक्स होते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है केमिकल फिफ्थ जो पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें एटम्स सिर्फ रीअरेंज किए जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट में जाके कैसे भी अरेंज हो जाते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड कंपाउंड से मिल जाता है, सेकंड फर्स्ट से, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हम उनको क्रिएट कर सके या हम उनको डिस्ट्रॉय कर सके। दैट मीन्स एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या हुआ, सिर्फ प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट में तो ये टूटा है, ठीक है ना। तो CaO CO2 CaCO ये जो एटम्स है रीअरेंज हुए हैं, ठीक है, Ca और CO2 में, इनमें कोई भी एटम बनाया नहीं गया, कोई भी एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक मॉडल की तो मेनली 3 साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। सबसे पहले बताया थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन ने बताया था, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने बताया, और फिर उसके बाद नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। तो ये जो मॉडल था ये जे थॉमसन ने 1898 में दिया था। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था और 1904 में ये मॉडल बनकर, मतलब पूरा मॉडल इन्होंने तैयार करके उसके ऊपर स्टडी करके रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर होता है। उसके बाद क्या बोले कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में फिक्स होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्फीयर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिकली क्या बताया गया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
कुछ इस तरह से बताया गया कि ये जो पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स है अलग अलग पोजीशन पे। इसी मॉडल को उन्होंने नाम भी दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्या होता है, एक तरह से केक होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे प्लम होता है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट जैसे मतलब कि केक होता है, तो वो पूरा जो केक हो गया वो तो क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स जो है या प्लम जो है वो धसे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हो गए एक तरह से इलेक्ट्रॉन। और अगर इंडियन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। जैसे तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, तो वो जो रेड वाला पार्ट होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसमें जो सीड्स होते हैं, ब्लैक वाले जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से उन्होंने समझाया था। अब इन्होंने ये मॉडल तो दे दिया, लेकिन कुछ इसमें कमियां रह गई थी। अब वो कमियां क्या क्या थी? सबसे पहले तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को मतलब उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता ये। दूसरी बात कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे रहेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किए बिना। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो जिस टाइम मिलेंगे उसी टाइम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये दो इसकी लिमिटेशन थी, लेकिन इसकी एक इम्पोर्टेंस भी है कि ये एटम की न्यूट्रलिटी को बहुत ही करेक्टली एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जे थॉमसन मॉडल के बाद जो है रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एक लेड बॉक्स में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स रखे और लेड ब्रेक्स बना दी। मतलब कि इनका रास्ता जो था बहुत माइनर सा, ताकि जो अल्फा पार्टिकल 1 बाय 1 ही निकले, एक साथ बहुत सारे ना गुजर सके। और एक जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है, उसमें एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल लगा दी। इस गोल्ड फॉइल का जो साइज़ था ना वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁻7 मीटर के अराउंड। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही है, यहाँ से टकरा रही है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ डेविएट हो रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये सब पोजीशंस थी। तो देखें रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। ये हमने बता दिया, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी थी यहाँ पे, ठीक है, डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, और एक माइक्रोस्कोप भी रखा गया था। आगे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ज़्यादातर तो सीधे ही निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिल्कुल सीधे चले गए बहुत सारे पार्टिकल्स। तो आगे क्या कह रहा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल। बहुत कम थे जो ये स्मॉल एंगल से कुछ इस तरह से कुछ पास हो गए थे, ठीक है, अगर ऐसा हम कहें तो बहुत कम थे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल, कि जो 20,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हो रहा था 180 डिग्री के एंगल से आ रहा था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं बाउंस बैक हो रहा था, जो वापस आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकाला गया, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर से कंक्लूज़न निकाला गया कि जो एटम होता है ना उसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है, मतलब चार्जलेस होता है। इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। फिर क्या कहा गया कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम कंसंट्रेट एट वन प्लेस। मतलब कि जो एटम है उसका चार्ज और मास जो है वो एक ही प्लेस पे होता है, वो भी सेंटर के बिल्कुल पास। इसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो गए। द साइज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हैविंग सेंटर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो था उसका जो क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में सिचुएटेड है वो बहुत ही कम है। तो डायरेक्ट कॉलिजन का चांस जो है, सो चांस ऑफ डायरेक्ट कॉलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड दिस सेंटर इज वेरी लेस। तो बहुत ही कम चांस में ये क्या हुआ, एक दूसरे से कोलाइड हुए, कुछ इस तरह से। मतलब कि पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल सेंटर को जाके हिट कर रहे हैं वो तो वापस आ गए, थोड़े से ऊपर से कर रहे हैं जहाँ पर मास है, ठीक है, या चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गए, वो डेविएट हो गई, और कुछ पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल ही सीधे पास हो गए। इसी से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखो क्या कहता है कि एटम इज नियरली स्फेरिकल, ठीक है, और एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड एट स्मॉल सेंटर।
इस तरह से एटम अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा ये तो सेंटर होता है, ठीक है, इस सेंटर को तो न्यूक्लियस बोला जाता है, ये जो सेंटर है ये तो बोला जाता है न्यूक्लियस। और कहा कि इसी के बस बिल्कुल पास में सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा रहता है। एटम का साइज जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है, वहीं पर न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का वो कैसा होता है भाई, एम्प्टी होता है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। और एटम को क्या बताया गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा कि जे थॉमसन ने भी बताया था, ठीक है, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो पूरा इसी के पास होगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लिमिटेशंस अब क्या क्या है कि सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझाता कि भाई एटम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। देखो कैसे, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो क्या करते हैं, वो रेडिएशन अमिट करते हैं, और इसकी वजह से क्या करते हैं, रेडिएशन अगर अमिट हो रही है तो एनर्जी लॉस भी होता है कॉन्टिन्यूसली, और एनर्जी लॉस होगा तो उनका पाथ जो है वो कैसा होता जाएगा, शॉर्टर मतलब कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो क्या होंगे, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, इस तरह से हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करने लगा, ऐसे अपने पाथ में, एनर्जी कम होती गई तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस में ही फॉल हो जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से ये रिवॉल्व करता हुआ, और एक टाइम तो ऐसा आएगा इसके अकॉर्डिंग तो कि भाई ये इसमें ही फॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। पहली बात ये है कि ऐसी वजह से क्या कहा कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर क्या कहता है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और जो इलेक्ट्रॉन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट के बारे में भी नहीं बताता कि भाई ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, क्या डायरेक्शन है, क्या उनके अरेंजमेंट है, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब नहीं समझाता। उसके अलावा एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसको भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा नील्स बोर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, एंड टेक केयर।